नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण क्या होते हैं, मतलब कि उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। जब उनको चालू करेंगे, चलाएंगे, उनके बाद में उन पर लोड डालेंगे, लोड डालने के बाद में वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपनी धारा के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स के अनुसार ईएमएफ और उसकी विशेषताओं के आधार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, डीसी कंपाउंड जनरेटर में आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले डीसी कंपाउंड जनरेटर का जो प्रकार को विभाजित किया जाता है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से पढ़ाया था और मुझे आशा है कि आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी दो प्रकार के कौन कौन से, एक था लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर और दूसरा था शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। दो थे। फिर मैंने आपको बताया कि ये दो किसके आधार पर है, ये फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर है। और फील्ड वाइंडिंग मैंने आपको बताई कि डीसी कंपाउंड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग दो होती है, एक सीरीज वाइंडिंग और एक शंट वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर क्रम में, और यदि आप लोग ने सीरीज वाइंडिंग लॉन्ग शंट जनरेटर बनाया तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, और शॉर्ट शंट बनाया तो लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित की थी। ये आपको मैंने बताया। फिर भी उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन दोनों जनरेटरों के, ये आपको मैं पीछे की थोड़ी बातें बता रहा हूं, आपने नोट्स पढ़ाए होंगे तो आपको याद है, और आपने वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छी तरह याद है। फिर भी हम आपको थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं कि आपकी थोड़ी मेमोरी ताजा हो जाए और आपको याददाश्त ठीक हो जाए। तो फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि लॉन्ग शंट और डीसी शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर थे, उनमें सीरीज वाइंडिंग में धारा किस प्रकार प्रवाहित की आप लोगों ने। आप लोगों ने शंट वाइंडिंग की दिशा में धारा प्रवाहित की तो वह कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बन गया, और यदि शंट वाइंडिंग से विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की तो वह मतलब कि आपको डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बन गया। तो अब हो गए कि डीसी कंपाउंड जनरेटर चार प्रकार के हो गए, एक था लॉन्ग शंट और एक शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट दो प्रकार के हुए, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, दीर्घ शंट संचयी संयुक्त जनरेटर, और एक था लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। फिर उसके बाद था शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और उसके बाद था शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो आज ये जो आप लोगों ने मैंने आपको बताया ये सब पिछली वीडियो में देख लिए, और इनके सर्किट डायग्राम, इनमें ईएमएफ का मान कैसे ज्ञात करेंगे, धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सब देख लिए। आज उसके बाद देखेंगे कि इन डीसी कंपाउंड जनरेटरों के अभिलक्षण क्या होते हैं, जो कि एक काल्पनिक क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं और परीक्षा में काफी समस्याएं महसूस करनी पड़ती हैं। तो आज उन समस्याओं को दूर करने के लिए या डीसी कंपाउंड जनरेटर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि आपको कभी भविष्य में किसी प्रकार की कंपाउंड जनरेटर के बारे में समस्या उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए आज उन अभिलक्षणों को पूरा करेंगे। और डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर के प्रकारों का वर्गीकरण आज कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इन सभी बातों को पढ़ने के लिए किनसे, जो आपको पिछली बार में जो पीछे मैंने बताई, इन सभी बातों को पढ़ने के लिए अपने सारे कॉन्सेप्ट डीसी जनरेटर के क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बदले में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लास्ट एंड तक देखते रहिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक तो सबसे पहले कर दिया करो, और फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो, दिमाग में किसी प्रकार की कोई शंका हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, आपकी समस्या का समाधान पक्का अवश्य किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं डीसी कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर, ये पढ़ेंगे, और बिल्कुल सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि कभी भी भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और देख लो आप, अब डीसी कंपाउंड जनरेटर में लास्ट में कौन से पढ़े, एक तो पढ़ा आप लोगों ने संचयी संयुक्त जनरेटर, और दूसरा पढ़ा डिफरेंशियल संचयी संयुक्त जनरेटर पढ़ा। तो डिफरेंशियल पढ़ा, उसमें आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि डीसी कंपाउंड जनरेटर के जब भी कोई अभिलक्षण पढ़ेंगे तो तीन प्रकार से पढ़ेंगे, एक ओपन सर्किट पढ़ेंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। मतलब एक चुंबकीय अभिलक्षण पढ़ेंगे, एक आंतरिक अभिलक्षण पढ़ेंगे, और तीसरा पढ़ेंगे बाह्य मतलब बाहर अभिलक्षण पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आप देखो कि इन डीसी कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण की बात करें, डीसी यौगिक जनरेटर, यौगिक जनरेटर के
अभिलक्षण। मतलब अब आप देखोगे कि अभिलक्षण किसके पड़ेंगे। देखो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट वो तो सिर्फ एक संयोजन था किसका, फील्ड वाइंडिंग का। लेकिन धारा प्रवाह के आधार पर ये तो यह उत्पन्न होगा ना कि धारा किस प्रकार से आप प्रवाहित करवा रहे हो। तो धारा प्रवाह के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो उन दोनों में सबसे पहले पढ़ेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण और उसके बाद में पढ़ेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण। अब अभिलक्षणों के आधार पर आप लोगों ने डीसी सीरीज वाइंडिंग में धारा प्रकार कितनी धारा प्रवाहित की, उस धारा प्रवाह के आधार पर भी डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर 3 प्रकार के होंगे, वो अभी प्रकार और देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। इसको हिंदी में कहते हैं संचय यौगिक जनित्र। क्या कहेंगे, संचय यौगिक जनित्र। इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था क्या कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में 2 फील्ड वाइंडिंग होंगी। अब एक तो थी फाई एस एच, ये क्या पढ़ाया पिछली वीडियो में, ये फाई एस एच था कि शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, और ये आई एस एच ये उसकी धारा थी। और दूसरा मैंने आपको बताया कि फाई एस ई, कम्युलेटिव की बात कर रहा हूं, आपको रीजन यदि आप नोट्स बने तो रीजन देखना आप, ये था और ये आई एस ई। यदि फाई एस एच और ई आई एस एच दोनों के दोनों एक ही दिशा में होंगे, मैंने आपको चित्र बना के फिर दिखाता हूं आपको, फिर आपको समझ में आएगी कि दोनों के दोनों एक ही दिशा में होंगे। जैसे मैंने आपको ये पोल बना दिया, फिर आपको थोड़ी सी मैं रिविजन करवा देता हूं। एक देखो कि ये एक पोल बनाया और ये बनाया पोल सू, और आपको पता है कि पोलों पर क्या होगी, पोलों पर होगी वाइंडिंग, 2 पोल होंगे, एक ही पोल पर दोनों वाइंडिंग होगी। नीचे होगी शंट फील्ड वाइंडिंग, उसके ऊपर मोटे तार की कम टर्न की होगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये और ये शंट फील्ड वाइंडिंग ये। और मैंने आपको बताया कि दोनों में धारा की दिशा समान रहेगी तो चुंबकीय फ्लक्स भी समान रहेगा। माना कि ये धारा की दिशा ये है, ये धारा की दिशा किसमें, ये शंट फील्ड वाइंडिंग में। तो ये धारा की दिशा किसकी है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग की है, और ये होगी ये। तो इसमें कौन सा फ्लक्स उत्पन्न होगा, फाई एस ई, और इसमें फाई एस एच, ये आपको बताया था। तो दोनों के दोनों चुंबकीय फ्लक्स की दिशा एक दिशा में है, तो क्या होगा, ये कुल चुंबकीय फ्लक्स यहां जो उत्पन्न होगा, यहाँ चुंबकीय, क्योंकि एक पोल ये होगा, ये पोल होगा दूसरा, और उस पोल पर भी वाइंडिंग होगी और यहाँ आर्मेचर घूमेगा। तो ये क्या है, ये कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई टी का मान यहाँ आएगा। तो ये दोनों आएंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, फाई एस एच प्लस फाई एस ई, दोनों के दोनों चुंबकीय फ्लक्स छूट जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में दोनों वाइंडिंग में धारा की दिशा समान होती है, तो उनका चुंबकीय फ्लक्स भी एक दूसरे का सहयोग करने वाला होगा, आपस में जुड़ने वाला होगा। लेकिन आप लोगों ने देखा कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग धारा लोड पे डिपेंड करती है, और आर्मेचर की धारा भी लोड पर ही डिपेंड करती है। आगे समझ बात। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स होगा ये आर्मेचर का विरोध करेगा, लेकिन इसका सहयोग करेगा। आगे बात समझ में, सहयोग करने वाला होगा। तो यहां दोनों चुंबकीय फ्लक्स जुड़ेंगे, ये था आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब इन अभिलक्षणों की बात करें, देखो इस जनरेटर के अभिलक्षण की बात करें तो यहां आपको थोड़ा मैं सर्किट डायग्राम दिखा देता हूं, देखो बना के। ये किसकी बात करेंगे, इसकी बात करें। देखो मैं अभी आपको सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे देखो इसमें धारा प्रवाहित करवाएंगे। ये आप लोगों ने लिया आर्मेचर, और ये ले ली शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और ये लगाया आपने कार्बन ब्रूस आर्मेचर, ये आर्मेचर पे कार्बन ब्रूस लगाए, ये ईजी का मान, ये आई ए, ये आर ए, ठीक है। अब देखो अपना एक वाइंडिंग लगाएंगे यहाँ पे, दूसरी वाइंडिंग लगाएंगे, क्योंकि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बनाना पड़ेगा, धारा की दिशा सेम करनी है, तो एक वाइंडिंग लगाएंगे यहाँ पे मोटे तार की कम टर्न की सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगा दी। इसमें धारा की दिशा की प्रवाहित करेंगे। धारा कैसे प्रवाहित करेंगे, देखो यहां से ये पीटर लगाई, यहां से ये आई धारा, आर्मेचर धारा आई, यहां से घूम के देखो इसकी धारा ऐसे होगी, कौन सी की, शंट फील्ड की धारा, आई एस एच का मान ये हुआ। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो ये आगे फिर यहां से इसका सर्किट को ऐसे पूरा करेंगे, देखो इस सर्किट को, और धारा की दिशा ऐसे प्रवाहित करवाएंगे इसके अंदर, ये ऐसे प्रवाहित करवाएंगे, ये और ये लाया आप लोगों ने लोड। बस यही सामने देखो आप लोग, मतलब इसमें धारा की दिशा और इसमें धारा की दिशा, इसमें धारा की दिशा ये है
तो इसमें भी धारा की दिशा क्या रहेगी, ये रहेगी। ये आई एस ई का मान है, ये आई ए का मान है, ये आई एस एच का मान है इधर, और इधर साइड में आई एल का मान है। अब इसके डायरेक्शन देखेंगे, देखो आपको ठीक है समझ में आ गया। और ये क्या लगाएंगे, ये वोल्टेज लगाएंगे, वोल्टेज से भी आपको इसका संबंध देखेंगे। ये वोल्टेज लगा दिया, वोल्टमीटर वीटी का मान, और इसके अंदर ईजी है, ये धारा कैसे, ये आई, ये E1 E2 और ये A1 A2 और ये D1 D2, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को D1 D2 से दर्शाते हैं। अब देखो आप लोगों को मैंने बताया कि 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ओपन सर्किट, देखो ओपन सर्किट और इंटरनल सर्किट, मतलब कि इसका चुंबकीय अभिलक्षण और आंतरिक अभिलक्षण डीसी शंट जनरेटर की भांति ही होता है, याद रखना बात, ठीक है। इसका चुंबकीय अभिलक्षण मान लो या फिर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक मान लो, ये किसके भांति होता है, डीसी शंट जनरेटर की भांति होता है, तो उसको पढ़ना अनिवार्य। डीसी शंट जनरेटर का अभिलक्षण पढ़ लेना, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो अब क्या पढ़ेंगे, इसके डीसी कंपाउंड जनरेटर में मुख्य रूप से बाह्य अभिलक्षण पढ़ा जाता है कि लोड डालेंगे तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज कम होगा, क्यों होगा, किस प्रकार होगा, इसके फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब डीसी कंपाउंड जनरेटर सबसे मुख्य अभिलक्षण कौन सा है, बाह्य अभिलक्षण, जिसको भाग अभिलक्षण बोलते हैं, वो पढ़ेंगे और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आप उन दोनों के चक्कर में, हाँ इंटरनल आपको जरूर बताएंगे साथ में कि इंटरनल अभिलक्षण क्या होता है। तो इंटरनल मतलब आंतरिक और बाह्य अभिलक्षण दोनों साथ पढ़ेंगे। और जो ओपन सर्किट अभिलक्षण है, जिसको बोलते हैं चुंबकीय अभिलक्षण, वो डीसी शंट जनरेटर की भांति होता है, उसको पढ़ना अनिवार्य नहीं होता, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और पढ़ो तो डीसी शंट जनरेटर का देख लेना, मैंने आपको क्या लिखवाया, क्या पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में देखें कि यहां मैं इसके एक श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट लगा देता हूं, क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग का मान ज्यादा करना, ये रियोस्टेट लगा दिया, आर एच का मान लगा दिया, आर एच रियोस्टेट। अब देखो इसके बारे में गौर से देखना है पॉइंट टू पॉइंट। जब यदि इस जनित्र को, किसको, इस कंपाउंड जनित्र को प्राइम मूवर की सहायता से रेटेड स्पीड पर स्थायी भार पर चलाया जाता है, मतलब कि एक इस पे लोड का मान ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे तो यह स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। मान लीजिए कि आप लोग ने इसको घुमाया, 1500 आरपीएम का जनरेटर था, 1500 आरपीएम पर घुमाया, एक एक बातें गौर से सुनना और लिखना। मान लीजिए कि इसको रेटेड स्पीड पे घुमाया, जिसकी निर्धारित स्पीड जितनी थी उतने पे घुमाया, और लोड का मान स्थिर रखा, तो यह आपको स्थायी वोल्टेज प्रदान करेगा। क्योंकि अब देखो स्थायी वोल्टेज प्रदान करेगा, माना कि यहाँ इसने 200 वोल्टेज दे दिया आप लोगों को, 200 वोल्टेज दिए और भार का मान 1000 वाट लगा दिया आप लोगों ने, तो 1000 वाट पर 200 वोल्टेज प्रदान करेगा, आपको स्थायी वोल्टेज प्रदान करेगा। और यह जनित्र स्थायी वोल्टेज का मतलब क्या होगा कि इसमें वोल्टेज का मान उतार चढ़ाव नहीं होगा। फिर आप लोगों ने देखो, फिर मान लीजिए आपको मैं बताऊं, ये अभिलक्षण पढ़ लेते हैं इसका, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, देखो इसको कुछ यहीं पढ़ लेते हैं अभिलक्षण। ये पढ़ेंगे अभिलक्षण, देखो ये कौन सा अभिलक्षण पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे संचयी यौगिक जनित्र का बाह्य अभिलक्षण। और बाह्य अभिलक्षण की बाहर की विषय, बाह्य अभिलक्षण क्या मतलब, देखो बाहर क्या मिला आपको, बाहर मिला आपको लोड IL का मान मिला, एक तो बात आ गई। और दूसरा क्या मिला आपको, बाहर मिला आपको टर्मिनल वोल्टेज। तो ये अभिलक्षण किनके मध्य हो गया, ये अभिलक्षण क्या बताता है कि VT व IL के मध्य क्या संबंध है, ये बताता है। संबंध देखते देखो आप, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप लोग चुंबकीय अभिलक्षण पढ़े और EG का मान यहां उत्पन्न होगा, इसको आपने घुमाया और ये आ गया EG, ये जो जनरेट EMF उत्पन्न हो गया कि कितना वोल्टेज उत्पन्न हुआ, मान लीजिए कि यहाँ 200 वोल्टेज उत्पन्न हुआ, गौर से देखना, जनरेट EMF आप लोग इसको घुमाया 200 वोल्टेज उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो EG का मान आ गया यहाँ पे, इसको मान लेते हैं ये वोल्टेज का होगा उत्पन्न, आर्मेचर में उत्पन्न EMF होगा ये, ठीक है। आर्मेचर में उत्पन्न EMF हुआ और ये EMF इधर आ गया और ये धारा चलेगी, ये आ गई IL का मान और ये IL, और ये आगे मान लीजिए IL आप ही आ गई। मान लीजिए कि चुंबकीय अभिलक्षण में EG का मान ये आ गया। चुंबकीय अभिलक्षण देखा आप लोगों ने, या ओपन सर्किट अभिलक्षण देखेंगे, ओपन सर्किट ओपन है, लोड नहीं लगाया, सर्किट ओपन है, लोड लगाया नहीं, तो क्या होगा, लोड मान लीजिए यहां से इसको, ये ओपन था ये, और EG का मान मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया। EG का मान माना कि कितना आ गया, 200 वोल्टेज मान लेते हैं, EG का मान 200 वोल्टेज आया यहां तक, और ये लोड लगाया नहीं, लोड का मान IL का मान तो 0 है, IL का मान 0 थी, यहाँ पर इसमें जो सीरीज फील्ड में जो धारा चलेगी वो इसके साथ बहुत कम चलेगी, जो इसका सहयोग तो करेगी, धारा का मान बहुत कम रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका EG का मान। लेकिन अब
ये वक्र जो है आप धीरे धीरे इसमें स्विच को ऑन करोगे और लोड लग गया, लोड लगने के बाद क्या होगा, वोल्टेज का मान कम होगा, वोल्टेज बाहर जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, देखो टर्मिनल वोल्टेज अब ये मिलेगा कि टर्मिनल वोल्टेज जो मतलब कि कितना मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज, कि इसमें से इजी है, इजी में से ये आई आ, देखो ये आई ए आर ए, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप करेगा, एक तो बात आ गई, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप करेगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप करेगा, इसको बोलते हैं ओमिक ड्रॉप, ठीक है ना, ओमिक ड्रॉप करेगा। और दूसरा आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होगी, तो यहां से जो वोल्टेज उत्पन्न होगा आर्मेचर रिएक्शन, मैंने आपको बताया कि टर्मिनल वोल्टेज घटने के दो कारण थे, तो होता है ओमिक ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, और दूसरा होता है ये अपना आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के कारण यहां से क्या होगा, इस वीटी का मान कुछ कम होकर मिलेगा। तो कम कितना, मान लीजिए कि यहां से लेते हैं, देखो ये कम हो गया, सी पॉइंट लिखते हैं, तो ये क्या बन गया, अब डीसी शंट जनरेटर की भांति कार्य करना शुरू कर दिया। तो अब ये वोल्टेज कितना घटेगा, किसका, ओमिक ड्रॉप और आर्मेचर रिएक्शन के कारण कितना वोल्टेज घटेगा, 5 से 10। मैंने आपको बताया कि ओमिक ये 5 से 10% वोल्टेज घटता है, 5 से 8% वोल्टेज घटता है। कितना कम हुआ ये वोल्टेज, ये होगा 5 से 8% वोल्टेज कम हो गया। अब ये जनरेटर क्या कराता है कि यहां से लेके, यहां से 0 से ई तक तो क्या था आपको, ये जनरेट ईएमएफ था, लेकिन जब आप लोगों ने इसको लोड दिया, स्विच को ऑन किया, लोड देते क्या हो गया, यहाँ वोल्टेज का मान कुछ घटेगा। लेकिन अब आप लोग क्या करोगे, धीरे धीरे लोड को बढ़ाओगे। 1000 वाट से आप लोगों ने 1200 वाट किया, गौर से देखना, 1000 वाट से 1200 वाट किया, 1300 वाट किया, 1400 वाट किया, तो फिर अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो आप लोगों ने आईएल का मान बढ़ाया, आईएल माना कि पहले 5 एम्पीयर थी, अब लोगों ने धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे, 6 चली जाएगी, 7 चली जाएगी, जो आर्मेचर में इसमें आईएल का मान बढ़ेगा, देखो आईएल बढ़ेगी, आईएल बढ़ेगी। अब देखना आईएल का मान जब बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, वीटी का मान बढ़ता है। अब वीटी क्यों बढ़ेगा, तो वीटी का मान क्यों बढ़ेगा, देखो वीटी बढ़ी, अब बात की लोड के साथ टर्मिनल वोल्टेज, लोड धारा बढ़ी, आपने समझ किसका पढ़ रहे हैं, वीटी में टर्मिनल वोल्टेज और आईएल के मध्य टर्मिनल वोल्टेज लोड के अनुसार क्यों बढ़ा, देखो यहां से बढ़ाएंगे। अब यहां से देखो ये सर्किट यहां से, ये सर्किट किसका था, आर्मेचर का था, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका चुंबकीय फ्लक्स माना कि 50 वेबर मान लेते हैं, तो आप लोड घटाओ चाहे लोड बढ़ाओ, इसके चुंबकीय फ्लक्स पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वीटी का मान बढ़ेगा, आपको पता है कि आईएल बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, आर्मेचर की धारा, ये आर्मेचर की धारा बढ़ेगी, आई ए का मान बढ़ेगा, कोर्स देखना, आई ए का मान बढ़ा, इसका तो ये सीरीज में है, तो आई ए का मान मान लीजिए कि पहले 7 एम्पीयर था, 8 हो गया, तो इसका भी 8 हो गया, तो आई ए का मान बढ़ेगा, तो आई एस ई भी बढ़ेगी क्योंकि दोनों बराबर हैं, आई ए सी बढ़ेगी क्योंकि आई ए बराबर आई एस ई, मैंने आपको बताया था, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है, तो आई एस ई बढ़ेगी। देखना आई एस ई का मान बढ़ा, मान लीजिए कि यहां पहले आई एस सी देखिए, आई एस सी बढ़ी तो आई एस ई का मान बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब लोड बढ़ेगा। अब आई एस सी का मान बढ़ेगा तो फाई एस सी बढ़ेगा, फाई एस ई का मान बढ़ेगा, सीरीज फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि यहां फाई टी बराबर होता है फाई एस एच प्लस फाई एस ई। मान लीजिए इसका मान पहले 50 वेबर था, ठीक है, 50 कितना था, वेबर था, 50 वेबर, यहां भी कितना था 50, इसका मान माने कि 5 वेबर था पहले, तो कितना हो गया 55 वेबर हो गया। 55 वेबर पे आप लोगों को 200 वोल्टेज मिला था और ये 1000 वाट पे था। अब फाई एससी का मान बढ़ गया, मान लें कि 20 और आ गया, 20 आ गया तो 70 हो गया ना, 70 मतलब कि फाई एससी बढ़ा तो फाई टी बढ़ा, फाई टी कब बढ़ेगा तो फाई एसई का मान बढ़ेगा, और फाई टी बढ़ता है, देखो फाई टी का मतलब ये है कुल चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तो आपको पता है कि वीटी का मान अवश्य बढ़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा, ये आपको बताया, क्योंकि ई समानुपाती फाई होता है। वैसा देखो इसका मतलब ये आ गया, निष्कर्ष से निकलता है कि आप लोग लोड बढ़ाओगे फाई एस ई का मान बढ़ेगा, मतलब कि इसका चुंबकीय सीरीज फील्ड का में धारा का मान बढ़ेगा और सीरीज फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, वो चुंबकीय फ्लक्स इसका सहयोग करेगा और कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, अब कहोगे टर्मिनल वोल्टेज बढ़ गया तो क्या वो आर्मेचर रिएक्शन दूर होगी, क्या वो ओमिक ड्रॉप दूर हो गया, इसलिए कहते हैं कि लोड बढ़ाने के साथ साथ इसके धारा में और इसके चुंबकीय फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहां पड़ता है ये, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स क्या कमाया, मान लीजिए कि पहले 200 वोल्टेज था, अब 200 वोल्टेज बढ़कर कितना हो गया, मान लीजिए 300 वोल्टेज आ चुका है, मान लीजिए कि 300 वोल्टेज आया
तो क्या अब ओमिक ड्रॉप नहीं हुआ? इसलिए कहते हैं कि सीरीज फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स ओमिक ड्रॉप की पूर्ति के लिए ही होता है। आर्मेचर रिएक्शन तो होता ही है, आर्मेचर रिएक्शन, उस आर्मेचर रिएक्शन को कौन दूर करेगा? इस सीरीज फील्ड का फ्लक्स दूर करेगा। उस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति कौन करेगा? ये सीरीज फील्ड फ्लक्स करेगा। इसलिए कहते हैं इस स्थिति में आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और ओमिक ड्रॉप की पूर्ति कौन करता है? सीरीज फील्ड का फ्लक्स करता है। इसलिए सीरीज फील्ड का फ्लक्स ओमिक ड्रॉप, लिख लेना बात, सीरीज फील्ड का फ्लक्स किसका? ISE। AR ड्रॉप का मतलब आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप व ओमिक ड्रॉप की पूर्ति करता है। ओमिक ड्रॉप का मतलब कि इसमें वो अपना आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है और सीरीज फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, ओमिक ड्रॉप की पूर्ति करता है। इसलिए इसको कंपाउंड फ्लक्स के नाम से जाना जाता है, मिक्सिंग फ्लक्स के नाम से जाना जाता है कि कंपाउंड जनरेटर में मिक्सिंग फ्लक्स कौन सा होता है, कंपाउंड फ्लक्स कौन सा होता है? सीरीज फील्ड का फ्लक्स होता है। ठीक है, तो अब आगे बात देखो, आगे अब धीरे धीरे आप लोड और बढ़ाओगे, गौर से देखना। धीरे धीरे आप लोगों ने, पहले तो ये था कि आप लोगों ने क्या किया, ये आप लोगों ने जो लोड नहीं लगाया तो वोल्टेज ही हुआ और वोल्टेज उत्पन्न ये हुआ। लेकिन आप धीरे धीरे आप लोगों ने लोड बढ़ाया, लोड धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये इस वोल्टेज की पूर्ति होती चले जाएगी। इस सीरीज फील्ड का फ्लक्स कौन सी का? सीरीज फील्ड का फ्लक्स इस वोल्टेज की पूर्ति शुरू कर देगा यहाँ से, और एक कंडीशन से आएगी, ये यहां पे आएगा वोल्टेज, मतलब इस यहां से वोल्टेज आएगा और इस EG के बराबर हो जाएगा। तो EG के बराबर वोल्टेज होते क्या कहेंगे? ये फ्लैट जनित्र के नाम से जाना लगेगा। और ठीक है, फिर धीरे धीरे आप लोग और बढ़ाओगे तो क्या होगा, यहां से फ्लक्स, इसका फ्लक्स बढ़ता जाएगा। देखो इसका फ्लक्स पहले 20 पर आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा। और कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा तो VT का मान बढ़ता चला जाएगा। अब VT का मान बढ़ता चला जाएगा तो कितना जाएगा? देखो EG तो जितना उत्पन्न होता है उतना ही होता है, VT का मान कितना बढ़ेगा? यहां से यहां तक आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ABC। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि लोड बढ़ने के साथ वोल्टेज बढ़ा, तो कंडीशन आ गई 2। लोड बढ़ने, लोड लगाने से पहले वोल्टेज था ये, थोड़ा सा यदि आप नॉर्मल लोड चलाया, निर्धारित लोड पर चलाया तो वोल्टेज था ये कौन सी कंडीशन आ गई? ये जनित्र अब शंट जनित्र की भांति कार्य करता है। तो ये जनित्र, इसको चालू करेंगे तो शंट जनित्र की भांति कार्य करेगा। रेटेड स्पीड पर स्थिर लोड पर चलाएंगे तो कौन सा जनित्र कहलाएगा? यदि इसको रेटेड स्पीड और स्थिर भार पर चलाएंगे तो यह शंट जनित्र की भांति कार्य करेगा। लेकिन थोड़ा सा लोड और बढ़ा देंगे तो इसमें ये लोड क्या होगा, ये फ्लक्स बढ़ेगा, ये फ्लक्स बढ़ेगा तो मिक्सिंग हो जाएगा, किसमें? इस फ्लक्स में मिक्सिंग हो जाएगा और कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो यह फ्लैट जनरेटर कहलाएगा कि अब उत्पन्न EMF के बराबर टर्मिनल वोल्टेज बराबर आ चुका है। फिर भी आप लोग धीरे धीरे लोड और बढ़ाओगे तो इसका चुंबकीय फ्लक्स और बढ़ेगा, और जिसका चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, देखो IL बढ़ेगा, देखना IL बढ़ेगा तो 5SE बढ़ेगा, और 5SE बढ़ेगा, देखो गौर से 5SE बढ़ेगा तो 5T बढ़ेगा। ठीक है, और 5T का मान बढ़ा, देखो 5T का मान बढ़ा ये यहां से, तो कौन बढ़ेगा? VT का मान बढ़ेगा। तो लोड के साथ साथ किसमें परिवर्तन हुआ? इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ। इसलिए कहते हैं यही फ्लक्स कंपाउंड जनरेटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात की कंडीशन आ गई कि ये कंडीशन कब थी? जब जनरेटर को चलाया स्थिर भार पर तो शंट जनरेटर हुआ, स्थायी वोल्टेज प्रदान मिला आपको। फिर थोड़ा सा लोड बढ़ाया तो इस फ्लक्स की मिक्सिंग हुई तो यह फ्लैट जनरेटर बन गया। तो अब बी कंडीशन क्या आ गई? O से B कंडीशन आ गई। देखो 3 कंडीशन आ गई आपके पास, ये आ गई एक कंडीशन, ये एक है और एक कंडीशन आ गई ये, और तीसरी कंडीशन आ गई, सॉरी ये आ गई, ये A B और ये C। तो O से C क्या बन गया? देखो O से C शंट जनरेटर। ठीक है, ये कब? जब स्थिर लोड पर चलाया इसको। फिर थोड़ा सा लोड बढ़ाया, फिर O से B क्या बन गया? ये फ्लैट जनरेटर, फ्लैट जनरेटर या लेवल कंपाउंड जनरेटर। फिर O से A लोड बढ़ाया तो टर्मिनल वोल्टेज का मान जनरेट EMF से भी बढ़ गया, उत्पन्न विद्युत वाहक से बढ़ गया, तो ये क्या बन गया? ओवर कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, ये ओवर कंपाउंड। लेकिन अब देखो आप धीरे धीरे आप लोड के मान को कम कर रहे हो, धीरे धीरे लोड के मान को कम कर रहे हो, और मान लीजिए कि सीरीज फील्ड फ्लक्स के मान को आपने 0 कर दिया।
सीरीज फील्ड फ्लक्स अब जीरो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ्लक्स कैसे बढ़ाएंगे कैसे घटाएंगे। इसके फ्लक्स को मान लीजिए कि आपने जीरो कर दिया, मान लीजिए कि इसको आपने और बाईपास कर दिया और सीधी धारा प्रवाहित करवा दी, इसका फ्लक्स जीरो हो गया। पहले से तो अब पहले तो माना कि 50 था, अब इसका फ्लक्स अकेला ये फ्लक्स काम करेगा और लोड बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज का मान धीरे धीरे ओ डाउन हो जाएगा। और ओ डाउन कितना हो जाएगा, देखो ये कंडीशन अब आएगी ये, और ये कंडीशन कब आ गई, ये डी कंडीशन आ गई। तो अब बताओ टर्मिनल वोल्टेज का मान तो और ज्यादा कम हो गया, तो ये आ गया कि ओ से डी क्या आ गया, ये अंडर लेवल आ गया, अंडर लेवल आ गया। तो कहने का मतलब ये निष्कर्ष ये निकलता है कि कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर तीन प्रकार से कार्य करता है, डिफरेंशियल नहीं करेगा, याद रखना। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर तीन प्रकार से काम करता है, तीनों प्रकार आपको बताता हूं, देखो आपको, ठीक है। कौन सी कंडीशन में, ये ओ से डी अंडर लेवल, ओ से सी शंट जनरेटर जो नो लोड पे चलता है, जो कि स्थिर भार पे चलता है, ओ से बी ये दूसरा नंबर आ गया, ये फ्लैट लेवल, और ये ओ आ गया, ये ओ से ये ओवर लेवल कंपाउंड जनरेटर हो गया। इसको बोलते हैं ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड और अंडर कंपाउंड, इसलिए कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया तो मेरे को बताना, दोबारा समझाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, बड़ी अच्छी तरह से बहुत मेहनत से आपको समझा सके हैं, ठीक है। तो आगे की बात तो ये थी, तो ये जनरेटर तीन प्रकार, अब तीनों की परिभाषा बताऊंगा और तीनों के प्रकार के बारे में इसका उपयोग बता रहा हूं कि कहां इनके प्रयोग करते हैं, कि लोड बढ़ाएंगे तो कहां प्रयोग करेंगे, लोड घटाएंगे तो कहां प्रयोग करेंगे, वो देख लो आप, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आ गई, अब मैं इसके नाम लिख देता हूं, आपको बताता हूं ये कौन सा है, ये ओवर कंपाउंड, ये ओवर कंपाउंड, ये कौन सा है, ये फ्लैट जनरेटर, ये कौन सा है, ये अंडर लेवल, ये कौन सा है, ये स्थिर भार पर चलाया तो शुरू में वोल्टेज उत्पन्न हो वो है, ठीक है ना। तो तीन प्रकार से, तो अब लिख सकते हैं कि ये तीन प्रकार कब उत्पन्न हुए, जब सीरीज फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाया और घटाया। तो कितना बढ़ाएंगे उसके हिसाब से, कितना घटाएंगे मतलब कि इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना इसके साथ मिक्सिंग हुआ है, कितना संयुक्त इसके साथ जुड़ा है, उसके हिसाब से ये जनरेटर तीन प्रकार का हो गया। तो लिख सकते हैं कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स के अनुसार, उसके मिक्सिंग के अनुसार तीन भागों में विभाजित होता है, ठीक है। अब इसका चुंबकीय फ्लक्स साफ हो गया, कितना मिलाएंगे, कितना घटाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, इसके लिए आपको बताऊं, ठीक है ना। तो कितना मिलाना है, कितना घटाना है, इसके लिए इस फील्ड वाइंडिंग के समानांतर क्रम में, याद रखना बात, ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं कि फ्लैट कंपाउंड होगा, लेवल कंपाउंड होगा, ये इसके समानांतर क्रम में, किसके, इसके समानांतर क्रम में एक डाइवर्टर जोड़ देते हैं, जिसको रियोस्टेट जोड़ देते हैं। अब कैसे जोड़ेंगे आपको बताता हूँ, देखो ये सर्किट यहां लगा देता हूं, इसके समानांतर क्रम में एक रियोस्टेट वो लगाएंगे अपना, एक डाइवर्टर, ये डाइवर्टर लगा दिया। अब कितनी धारा प्रवाहित करनी है, इतनी, इसमें से चुंबकीय फ्लक्स का मान फ्लैट लेवल बनाना है, तो कितना चुंबकीय फ्लक्स इसमें मिक्सिंग करना है डाइवर्टर के साथ। ऐसे डाइवर्टर में क्या होगा, धारा बाईपास हो जाएगी, धारा इसमें भी ऐसे चलेगी, धारा बाईपास हो जाएगी कि यहां से इसका जो रेजिस्टेंस है वो इससे कम करने की धारा इधर निकल जाएगी, इसमें धारा का मान कम हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाएगा। इसकी धारा बाईपास कर देंगे, सारी धारा इससे आएगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। तो कितना इसका चुंबकीय फ्लक्स, कितना मिक्सिंग इसके साथ करवाना है, इसलिए कि फाई एस को फाई एस एच के साथ या कुल चुंबकीय फ्लक्स के साथ कितना मिक्सिंग करवाना है, इसके लिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में एक डाइवर्टर संयोजित किया जाता है, ठीक है। अब बाकी बात ये, अब उससे आगे देखते हैं कि ओवर लेवल और फ्लैट लेवल और अंडर लेवल कंपाउंड जनरेटर किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, और देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, गौर से देखना, ये लिखेंगे अपने कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के प्रकार। एक लिख लो सबसे पहले ओवर लेवल, मैं आपको परिभाषा लिखाता हूं, ओवर लेवल, ओवर ही कर दो, ओवर कंपाउंड। ये किसके प्रकार है, मैं प्रकार आपको बता देता हूं, ये प्रकार है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के प्रकार हैं। किसके आधार पर है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स के अनुरूप, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स कितना घटा और कितना बढ़ा उसके अनुरूप है। और ये कम्युलेटिव किसके आधार पर था कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा कितनी, किस प्रकार से प्रवाहित करवाई। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रकार तो कब निर्माण हुआ कि सीरीज फील्ड में धारा की प्रवाह किस दिशा में है,
उसके अनुरूप हुआ। अब इसका फ्लक्स कितना इसके साथ मिला, उसके अनुसार ये जनरेटर तीन प्रकार के हो गए। एक हो गया ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर। अब इसकी परिभाषा आपको बताऊं, लिख लो परिभाषा कि ओवर कंपाउंड क्या कहेंगे कि वह जनरेटर या इस जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। देखो ये लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ा, क्यों बढ़ा कि लोड बढ़ेगा तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान, कुल चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा और टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। तो लिख सकते हैं परिभाषा कि इस जनरेटर में कौन से में और इसको अति यौगिक कहते हैं। लिख लो हिंदी में अति यौगिक या यौगिक एक बात है, यौगिक डीसी जनरेटर। ये हिंदी शब्द काफी बार आता है। किसके आधार पर इसका नाम होगा, फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स के आधार पर कितना मिला है, अधिक मिल गया तो ओवर कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि इस जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान घटता है। तो लोड बढ़ेगा तो परिभाषा लिख ली, लोड बढ़ेगा तो IL का मान बढ़ेगा। और देखो मैं लिखा देता हूं, IL बढ़ेगी तो IL बढ़ेगी तो क्या होगा, 5SE का मान बढ़ेगा। देखिए, और 5SE क्या है, सीरीज फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स। 5SE का मान बढ़ा तो क्या बढ़ा, कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ा, और कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ा तो क्या बढ़ा, टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ा। और यही अपन देख रहे हैं। तो ये हो गया 5SE का मान। ये कितना बड़ा है उसके अनुसार ये अति यौगिक हुआ है, और कंपाउंड हुआ है। यदि थोड़ा बहुत बढ़ता तो फ्लैट हो जाता। बात आ गई। तो ये लिख सकते हैं कि ओवर कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ने के साथ टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ता है। ये फील्ड डायवर्टर की सहायता से संयोजित किया जाता है, कितना मान बढ़ाना है। अब इसका यूज कहां करेंगे, ओवर कंपाउंड जनरेटर का यूज कहां करते हैं, ये देखो, अधिक दूरी की वितरण लंबी लाइनों में, याद कर लो, लिख लो, अधिक दूरी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में भार की पूर्ति के लिए, जो भार, क्योंकि दूर लाइन लंबी होगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कहां अधिक दूरी की लंबी लाइन कहा होते हैं, रेलवे में बहुत ज्यादा लंबी लाइन होती है, डीसी की लाइन होती है। तो रेलवे लाइट में और स्ट्रीट लाइट शहरों में जो डीसी लाइट होते हैं, जो बहुत लंबी लाइनें होती हैं, 2-2, 5-5 किलोमीटर तक चली जाती हैं, तो उनमें ओवर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है यौगिक का। ठीक है, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, देखो दूसरा जनरेटर पढ़ते हैं, दूसरा फ्लैट या लेवल कंपाउंड जनरेटर। लेवल कंपाउंड जनरेटर, इसको बोलते हैं समतल यौगिक जनरेटर। यौगिक जनरेटर, इसको देखिए, इसकी परिभाषा देखो, मैं आपको बताऊं, लिख लेना। इसकी परिभाषा है कि लोड बढ़ने के साथ, इस जनरेटर में लोड बढ़ने के साथ वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वोल्टेज स्थिर रहता है। लोड बढ़ने पर भी इस जनरेटर का वोल्टेज स्थिर रहता है, तो वह कहलाता है कि ये अपना फ्लैट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ठीक है, तो लोड बढ़ा लेकिन इसके मतलब फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो क्या लिखेंगे कि लोड बढ़ने पर इसको बाईपास कर देंगे, लोड बढ़ाएंगे इसको बाईपास कर देंगे, इसके चुंबकीय फ्लक्स में कोई प्रभाव नहीं करेगा। तो इसलिए डायवर्टर लगाएंगे कि डायवर्टर की सहायता से इसकी धारा का मान स्थिर रखेंगे, इसमें धारा का मान बढ़े ही नहीं। इसमें धारा का मान नहीं बढ़ेगा तो इसका चुंबकीय फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, और चुंबकीय फ्लक्स नहीं बढ़ेगा तो वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, इसलिए लोड बढ़ाते रहो। तो इसलिए कहते हैं कि लोड बढ़ने के साथ लोड बढ़ाएंगे, इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर रखेंगे तो कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर रहेगा, और इसमें वोल्टेज का मान स्थिर रहेगा। इसलिए इसकी परिभाषा में इस जनरेटर में लोड बढ़ने पर भी वोल्टेज स्थिर रहती है, वह कहलाता है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। इसका प्रयोग कहां करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग कहां करेंगे, स्थिर भार जहां लोड स्थिर रहता है, जहां लोड का उतार चढ़ाव नहीं होता है, वहां पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे लैथ मशीन है, बैटरी चार्जिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, यहाँ किसका प्रयोग करते हैं, इसको फ्लैट लेवल के आधार पर इसका प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में। अब यदि अलग अलग एक इंडिविजुअल जनरेटर आए जाते हैं कि ओवर कंपाउंड जनरेटर ओवर कंपाउंड ही रहेगा, उसके अंडर कंपाउंड नहीं करेंगे, तो लिख सकते हैं कि अकेला ओवर कंपाउंड जनरेटर आता है तो उसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग कुछ बड़ी रखी जाती है। फ्लैट कंपाउंड, स्पेशल फ्लैट कंपाउंड आ गया तो उसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओवर कंपाउंड की अपेक्षा कुछ छोटी रखी जाती है। लिख लेना बात। ये तो दो जनरेटर आपको हमने बता दी इसका प्रयोग करके। फिर तीसरा देखते हैं कि अंडर कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, ठीक है ना। तो अब किसकी बात करेंगे, अंडर कंपाउंड की बात करेंगे। ये तीसरा लिखते हैं अंडर कंपाउंड जनरेटर। ये प्रकार किसके चल रहे हैं, ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के प्रकार चल रहे हैं, न कि
डिफरेंशियल के। और कम्युलेटिव में कौन से के, लॉन्ग शंट के या शॉर्ट शंट के, दोनों के ही चल रहे हैं। इसकी अभिलक्षण के आधार दोनों के ही चल रहे हैं कि ये अंडर उसमें लॉन्ग शंट के भी है और शॉर्ट शंट के भी है। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट क्या है, लॉन्ग शंट में भी कम्युलेटिव आता है और शॉर्ट शंट में भी कम्युलेटिव आता है। तो दोनों के प्रकार की अभिलक्षण चल रहे हैं, दोनों में एक कंडीशन आती है, कोई 19-20 का अंतर होता है, ये आती है लगभग। ठीक है, अब कम यौगिक का लिखेंगे। देखो इस जनित्र में कौन से में, इस ओ से डी तक, ओ से ए तक हुआ और कंपाउंड, ओ से बी तक फ्लैट और ओ से डी तक हो गया अंडर लेवल, ये अंडर कंपाउंड जनित्र, ये अंडर कंपाउंड जनित्र आ गया। कम यौगिक डिष्ट धारा जनित्र, लोड बढ़ने पर इसमें टर्मिनल वोल्टेज का मान घटता है। मान लीजिए कि लोड बढ़ाएंगे, देखो लोड बढ़ाया, इसमें क्या लेंगे, आई एल लोड बढ़ेगा, आई एल बढ़ेगी और आई एल बढ़ेगी तो टर्मिनल वोल्टेज का मान घटेगा, ये आता है इसमें। ठीक है, लोड बढ़ाने पर भी टर्मिनल वोल्टेज का मान घटता है, वह कहलाता है अंडर कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, अब घटेगा क्यों, क्योंकि इसमें इस फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान इसको बाईपास कर देते हैं और सीधी सीधी धारा इसमें से किसमें से, डायवर्टर लगा, डायवर्टर में से प्रवाहित करवा देंगे। तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ने की बजाय क्या होगा, इसका तो बढ़ेगा नहीं और कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान लोड बढ़ाएंगे तो कुल चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो वोल्टेज घट जाएगा। तो क्या होगा कि लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फाइव टी का मान घटेगा। ठीक है ना, फाइव टी का घटेगा तो फाइव टी यदि घटता है तो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज का मान घटता है। इसलिए अंडर कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ाने पर वोल्टेज का मान घटता है, जिसे कहते हैं अंडर कंपाउंड डीसी जनरेटर। इसका प्रयोग कहां करते हैं, लाइटिंग लोड के लिए करते हैं। बस नियरेस्ट नदी की, वो तो दूर की लाइट तो कौन सी थी, ओवर कंपाउंड थी, और नियरेस्ट जो लाइटें होती हैं, लाइटिंग लोड है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, वहां इनका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मान लो और लाइटिंग लोड की मान लो, जो नदी की दौरी पर होती है उनमें इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये तो थे आपके डीसी कंपाउंड जनरेटर में अभिलक्षण थे, मुख्य रूप से बाह्य अभिलक्षण ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जिसमें ये कौन से थे, कम्युलेटिव के थे। अब किसके पढ़ेंगे, डिफरेंशियल के। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना, अन्यथा मेरे मोबाइल नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे मैसेज जरूर कर देना, 8854880021, ये इसमें मैसेज कर देना, इससे ये समस्या उत्पन्न हुई, और चैप्टर का नाम लिख देना। तो ये तो थी बात इसकी। अब पढ़ते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अभिलक्षण। अब देखो किसके पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर मैंने आपको बताया कि चाहे डिफरेंशियल हो चाहे कम्युलेटिव हो, सबसे मुख्य रूप से अभिलक्षण आता है भार अभिलक्षण या फिर लोड कैरेक्टरिस्टिक आता है, जिसको बोलते हैं बाह्य अभिलक्षण। तो इसका भी बाह्य अभिलक्षण पढ़ेंगे। डिफरेंशियल क्या कहेंगे, विभेदीय डीसी जनित्र। मैंने इसको मिटाया नहीं, इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि अब इन दोनों की तुलना करेंगे। याद रहेगा आपको, तुलना करने में आपको अच्छी तरह से विभेदीय डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिफरेंशियल में क्या अंतर है। देखो मैंने आपको बताया ये पोल होते हैं, ठीक है, और पोलों पे ये पोलसू होते हैं, और पोलसू पे पोलों पे वाइंडिंग करते हैं। देखो यहाँ आर्मेचर होता है, दूसरा पोल भी यहाँ होता है। मैंने आपको बताया था कि इस पोल में क्या होती है, वाइंडिंग होती है। अब मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, ये फिर आपको समझाता है दो प्रकार की वाइंडिंग। इसी पोल पे, कौन से पोल पे, इसी पोल पे पहले तो होती है शंट फील्ड वाइंडिंग और उसके ऊपर होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। दोनों के बीच में इंसुलेशन होता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की, कम टर्न की, एक या दो टर्न ये दिखा दिए, और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग करती है। देखो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, और यहां करेंगे इसको, ये पतले तार के अधिक टर्न होगी, ये शंट फील्ड वाइंडिंग करवा देंगे ऐसे, इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी। ये वाइंडिंग इसके ऊपर ही होती है, पोल के ऊपर, और इसके दोनों के बीच में इंसुलेशन होता है। अब धारा की दिशा बदल देते हैं। देखो पहले धारा की दिशा इसमें कौन सी थी, पहले धारा की दिशा इसमें, धारा की दिशा यहां से करके यहां कर देते हैं। देखो ठीक है, धारा की दिशा ये कर देते हैं, और इसमें धारा की दिशा ये कर देते हैं। गौर से देखना। अब इसका चुंबकीय फ्लक्स आपको पता है कि अपने दाएं हाथ के नियम, मुट्ठी के नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स याद करते हैं। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स तो ये आएगा ऐसे फाई एस ई, और इसका चुंबकीय फ्लक्स ये जाएगा फाई एस एच। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, देखो इसका कुल चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई टी बराबर होता है फाई एस एच माइनस फाई एस ई। तो घटेगा दोनों का अंतर। तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान शंट फील्ड के चुंबकीय फ्लक्स और सीरीज फील्ड चुंबकीय फ्लक्स का अंतर होता है। आपको बताया था ना, अंतर होता है। अब देखो यहां से यही चलिए इस सर्किट को पूरा करें। देखो ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग E1 E2, ये A1 A2 आर्मेचर वाइंडिंग, और ये D1 D2
सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सर्किट को पूरा किया, ये बन गया आपका। अब बताओ, गौर से देखना कौन सा जनरेटर, सबसे पहले ये बताओ कि जनरेटर कौन सा, लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है। एक तो पहचान इसको आपको ये करनी पड़ेगी। ये जनरेटर आपका है लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। मैंने आपको बताया कि लॉन्ग शंट कब होगा, यदि सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होगी तो लॉन्ग शंट, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग लोड के श्रेणी क्रम में होगी तो फिर वह शॉर्ट शंट कहलाएगा। अभी लॉन्ग शंट है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे यहां से यहां गई आई एल, यहां आई ए, यहां आई एस एच, और यह आ गई आई एस एच। अब देखो इसकी धारा तो ऐसे प्रवाहित है, किसकी, शंट फील्ड की धारा तो ये ऐसे प्रवाहित है, लेकिन यहां से देखो धारा ऐसे जाएगी, फिर यहां से घूम के वापस आएगी, यहां से जाएगी। इसकी धारा ऐसे है, आई एस सी। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसे आया, ये आया फाई एस एच, और इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसे गया, ये फाई एस सी, ऐसे चला गया ऐसे। दोनों विपरीत हो गए। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर हुआ। अब देखो आगे इस बात करते हैं। इसमें इस जनरेटर में लोड बढ़ाएंगे, देखो यहां से क्या है, लोड बढ़ेगा, गौर से देखना, फिर इसकी तुलना करता हूं मैं आपको। ये लोड बढ़ाया आप लोगों ने, मान लीजिए कि इस लोड बढ़ाएंगे, इसकी आप अभिलक्षण खींचते, देखो अभिलक्षण दिखाता हूं आपको मैं। यहां से देखो यही अभिलक्षण, यहां से इसको मैं, ये विलक्षण है। मान लीजिए इसको आप लोगों ने लोड पे चलाया, लोड दिया नहीं, स्थिर लोड पे चलाया, स्थिर लोड पे आप लोगों ने चुंबकीय अभिलक्षण के बराबर ईजी यहां उत्पन्न हो गया। मान लीजिए कि ईजी का मान ये है, और इसमें ईजी का मान कितना, मान लीजिए कि ईजी का मान इसमें हो गया 200 वोल्टेज, रेटेड स्पीड पे चलाया, स्थिर लोड पे चलाया, 200 वोल्टेज उत्पन्न हुआ। लेकिन अब क्या करेंगे, धीरे धीरे आप लोड को बढ़ाएंगे। लोड बढ़ाया, देखो आई एल का मान बढ़ेगा। अब आई एल का मान बढ़ेगा तो आई ए का, क्योंकि आई ए बराबर होता है, देखो यहां से आई ए बराबर इसमें होता है आई एल प्लस आई एस एच। लेकिन इस पे बढ़ाया, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये तो जैसे मान लीजिए था वैसा का वैसा है। इसके चुंबकीय फ्लक्स 20 वेबर है तो 20 वेबर ही रहेगा। लेकिन अब क्या हुआ, आई ए का मान बढ़ा तो आई एस ई का मान बढ़ेगा, और आई एस ई देखो आई ए बराबर आई एस ई होता है किसमें, लॉन्ग शंट में। तो क्या होगा, आई एल का मान बढ़ाया तो आई एस ई का मान बढ़ेगा। देखो ये आई एस ई मतलब कि आई एल बढ़ाया तो आई एस ई, सीरीज फील्ड की धारा बढ़ेगी क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। सीरीज फील्ड की धारा बढ़ेगी तो सीरीज फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। मान लीजिए कि देखो यहां से मैं आपको बताऊं कि फाई टी का मान, इसका मान 20 वेबर है, इसका मान कितना है, 20 वेबर है, और इसका मान पहले कितना था, मान लीजिए 5 वेबर था, वो से 5 वेबर था, माइनस 20 माइनस 5, कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हुआ, 20 हुआ। अब धीरे धीरे लोड बढ़ाया, फाई एस ई का मान बढ़ा, मतलब फाई एस ई, ये बढ़ गया फाई एस ई, क्योंकि फाई एस ई कब बढ़ेगा, ये बढ़ेगा कब, आई एस ई का मान बढ़ेगा, ये आई एस ई का मान बढ़ेगा। आई एस ई तो सीरीज फील्ड की धारा बढ़ेगी, सीरीज फील्ड की धारा बढ़ी, फाई एस ई का मान बढ़ा। मान लीजिए कि 5 से बढ़कर कितना चला गया, 10 चला गया, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो गया, 10 वेबर हो गया। तो बताओ लोड बढ़ने से कुल चुंबकीय फ्लक्स घटा बढ़ा, घट गया। लोड बढ़ने से कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान घट गया। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई एल बढ़ेगा तो आई एल बढ़ेगा तो फाई एस ई का मान बढ़ेगा। फाई एस ई का मान बढ़ा, देखो इसका मान, तो फाई एस ई का मान बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज का मान घटेगा, क्योंकि कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान घट चुका है। फाई एस ई का मान बढ़ता है, देखो फाई एस ई बढ़ा तो फाई टी का मान घट गया, फाई टी का मतलब कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान घट गया। और कुल चुंबकीय फ्लक्स देखो घटता है तो टर्मिनल वोल्टेज भी घटता है, ये आता है इसमें, किसमें, डिफरेंशियल में आता है। तो ये लिख सकते हैं कि लोड बढ़ने के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज का मान बहुत तीव्रता से घटता है, बड़ी स्पीड से घटता है, ठीक है ना, बहुत स्पीड से घटता है, बाकी इसमें नहीं होता। तो मान लीजिए कि आपका ये क्या था, ये आपका था ईजी, जैसे आपको बताया कि इसके अंदर 200 वोल्टेज होता है, मान लीजिए यहाँ 200 था, 200 वोल्टेज था ईजी का मान। तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ 0 था, आप लोगों ने लोड बढ़ाया, लोड बढ़ाया तो वोल्टेज घटा बढ़ा, बहुत तीव्रता से वोल्टेज घट के ऐसे आ जाएगा, ऐसे वोल्टेज बहुत, लोड बढ़ेगा, लोड धारा का मान बढ़ेगा, ये ऐसे, ये आई एल का मान बढ़ेगा ऐसे, तो कुल टर्मिनल वोल्टेज का मान घट के आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, टर्मिनल वोल्टेज का मान घट गया, तो बहुत ही स्पीड से घट के आ गया। देखो दृश्य आ गया, ये घट के आ गया, तो ये वोल्टेज जो घटा है, ये वोल्टेज घटा है, ये किसके कारण, लोड के कारण घटा है। इसलिए लिख सकते हैं क्या कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर चाहे लॉन्ग शंट वाला हो और चाहे शॉर्ट शंट वाला हो, लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज का मान घटेगा, बड़ी तीव्रता से घटेगा। तो इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग कहां करेंगे,
समस्या आ गई। इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग वेल्डिंग जनरेटर सेट में करते हैं, क्योंकि वेल्डिंग जब एक धातु से दूसरे जोड़ते हैं तो लोड बढ़ता है बहुत ज्यादा, शॉर्ट सर्किट के एक प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है, लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाएगा और धारा का मान बढ़ जाएगा। होगी धारा का मान, देखो धारा का मान बढ़ेगा तो वेल्डिंग आराम से हो जाएगी। तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग वेल्डिंग जनरेटर सेट में करते हैं, आर्क वेल्डिंग जनरेटर सेट में करते हैं। ठीक है, ये तो थी डिफरेंशियल की बात। और अधिकतर ये मोटर कहां प्रयोग करते हैं, अधिक स्पीड की मोटरों में लगभग ये मशीन डीसी मोटर के रूप में प्रयोग करते हैं और एक वेल्डिंग जनरेटर सेट में प्रयोग करते हैं। तो डीसी जनरेटर की बात की जाए तो वेल्डिंग जनरेटर सेट में, और अन्यथा डीसी मोटर के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखो वेल्डिंग कैसे होगी, धारा का मान स्थिर कैसे होगा, क्योंकि वेल्डिंग में आर्क बनेगी तो जॉब पर आर्क बनने से पहले, और इलेक्ट्रोड जैसे ये वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रोड ये वेल्डिंग रोड लगाई यहाँ पे, तो आर्क बनने से पहले एक बात, और इलेक्ट्रोड के बीच जो मान होता है वो 100 वोल्टेज होता है। ठीक है, जब आर्क बनती है तो इलेक्ट्रोड और इसके बीच, देखो ये तो अर्थ होता है, ये अपना जो फेस बन के आता है पॉजिटिव आता है। तो आर्क बनने से पहले मान लीजिए कि यहाँ 100 वोल्टेज है और आप अपने ये रोड को टच किया और आर्क बननी शुरू होगी, तो आर्क बनने के बाद ये वोल्टेज घट के कितना आ जाएगा, मान लीजिए 40 से 50 वोल्टेज तक पहुंच जाएगा। और इस स्थिति में क्या होगा, धारा का मान बढ़ जाएगा और आर्क आराम से वो अपना काम करती रहेगी। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं और जो टर्मिनल वोल्टेज का मान घटता है। दोस्तों ये तो थी बात आपकी किसकी, इस जनरेटर की। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको, यदि कार्बन मैंने आपको ब्रुश पढ़ाए होंगे, तो इस प्रकार के जनरेटर देखो धारा का मान तो अधिक रहेगा और वोल्टेज का मान घट जाएगा, और अधिक धारा के लिए ग्रेफाइट के ब्रुश प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कौन से ब्रुश होंगे, कार्बन के ब्रुश प्रयोग नहीं करेंगे। किसमें, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में कार्बन के ब्रुश नहीं प्रयोग होते हैं। किसके होते हैं, ग्रेफाइट के होते हैं। तो यहाँ ग्रेफाइट के कार्बन ब्रुश प्रयोग करते हैं और यहाँ पे इसका प्रयोग वेल्डिंग जनरेटर सेट में करते हैं। अब आपको पता उच्च धारा के लिए, आगे नहीं, उच्च धारा के लिए एक कमेंट से जरूर मेरे को बताना कि यहां से उच्च धारा के लिए कार्बन के ग्रेफाइट के ब्रुश तो मैंने आपको बता दिए। ग्रेफाइट के ब्रुश प्रयोग करते हैं तो उच्च धारा के लिए इस प्रकार के जनरेटर के आर्मेचर में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाएगी, ये आप कमेंट से जरूर बताना मेरे को। आप लोगों ने नोट्स पढ़े हैं और मैंने आर्मेचर की वाइंडिंग बताई थी कि आर्मेचर पर 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, नाम अब नहीं बताऊंगा, आपको बता चुका हूं नाम आपको। लेकिन अब आपको क्या करना है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के आर्मेचर में किस प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है वो कमेंट्स में जरूर बताना, तब पता लगे कि आप लोगों ने कुछ नोट्स बनाए हैं। क्योंकि अधिक धारा यहां होती है, वोल्टेज का मान कम होता है, अधिक धारा और वोल्टेज के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका डीसी कंपाउंड जनरेटरों का प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं। आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जो कि रोज पढ़ते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज कम होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज कम होता है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो में जो आपको मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के आर्मेचर में किस प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है, उसके बारे में कमेंट्स जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।